वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कार्बनिक रसायन में जो भी संगणन अभिक्रिया है पूरी की पूरी कार्बनिक रसायन में उसको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। संगणन अभिक्रियाएं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। अलग अलग तरह की संगणन अभिक्रियाएं होती है और आप क्या करते हैं, अलग अलग जाकर इनको याद करते हैं। आपको कोई भी केमिस्ट्री में याद करने की जरूरत नहीं है किसी भी टॉपिक को। अगर आप उसे एक सिरे से बेसिक से ही पढ़ेंगे तो फिर आपको किसी भी अभिक्रिया में, कोई भी अभिक्रिया हो, कभी कोई परेशानी नहीं होने की। संगणन अभिक्रियाएं क्या होती है, इसका स्वरूप क्या है, किस तरीके से ये बनाई जाती है, कौन कौन से तत्व इसमें शामिल होते हैं, अगर ये आपको पता है तो फिर संगणन अभिक्रियाएं, चाहे वो कलेजन संगणन हो, चाहे एल्डोल संगणन हो, चाहे डाइजेन्स अभिक्रिया हो, ये संगणन अभिक्रियाएं होती है। तो कभी भी किसी भी अभिक्रिया में कोई परेशानी नहीं होने की, अगर आपको थोड़ा भी संगणन के बारे में पता हो। और मैं आपसे ये गारंटी लेता हूं कि अगर आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो कभी भी संगणन अभिक्रियाएं गलत नहीं होने की। तो आइए शुरुआत करता हूं संगणन अभिक्रियाएं से, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, संगणन अभिक्रियाएं, संगणन अभिक्रियाएं अब आप समझिए संगणन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये समझिए। देखिए, मैं एक डायग्राम से समझा देता हूं। ये दो अणु लिए आपने, एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जब ये दो अणु मिलते हैं तो एक बड़ा अणु बनता है और साथ के साथ या तो जल या NH3 या एल्कोहल, इन तीनों में से कोई सा भी एक अणु निकलता है। फिर से समझिए, जब दो या दो से अधिक अणु भी ले सकते हैं, दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलकर एक कोई बड़ा अणु बना देते हैं और साथ के साथ इसमें से जल या अमोनिया या अल्कोहल का कोई सा भी तीनों में से एक अणु निकलता है, तो फिर ये अभिक्रिया संगणन अभिक्रिया कहलाती है। अब आप ये समझिए, ये जो दोनों के दोनों अणु आपस में जुड़े हुए हैं, जो दो यौगिक है उनके जो अणु आपस में जुड़ते हैं, ये कार्बन कार्बन से जुड़ सकते हैं या कार्बन नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ते हैं। ये भी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। संगणन अभिक्रिया में कार्बन कार्बन से जुड़ेगा और या कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ता है, तो यही संगणन कहलाता है। आइए मैं इसकी डेफिनेशन से आपको समझा दूं कि संगणन अभिक्रियाएं होते क्या है। थोड़ा डेफिनेशन लिख दो और फिर उसको मैं समझा देता हूं आपको। देखिए, अगर संगणन अभिक्रियाओं के बारे में लिखने को आता है तो आपको लिखना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के समान या असमान अणु कार्बन कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन बंध द्वारा जुड़कर एक संकीर्ण यौगिक बनाते हैं, जिनका अनुभार बने यौगिक के
अनुभार का सरल गुणज नहीं होता, नहीं होता, संघनन अभिक्रियाएं कहलाती है। संघनन अभिक्रिया कहलाती है। ये तो आपको डेफिनेशन में लिखना है, इसमें डेफिनेशन में यही लिखना है। देखिए क्या बताया इस डेफिनेशन में, अगर ये दो तत्व, दो यौगिक, इनके दो यौगिक या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ये समान भी हो सकते हैं या असमान भी हो सकते हैं। अगर ये आपस में कार्बन कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ते हैं और जो एक संकीर्ण यौगिक तो बनता है, और प्लस साथ के साथ या तो जल का अणु निकले या अमोनिया का एक अणु निकल जाए या एल्कोहल का अणु निकले, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संघनन अभिक्रिया। अब इनके जो अनुभार रहेगा, इन तत्वों का जो अनुभार रहता है, मूल तत्व का जो अनुभार रहता है, और जो यो तत्व बना, यो जो अनुभार रहेगा, ये इसके गुणक में नहीं रहने का। कैसे गुणक में? अगर ये 18 है तो ये 36 नहीं रहने का, यानी कि इसके गुणक नहीं रहेगा, सरल अनुपात में नहीं रहेगा। 18 दूनी 36, तो 36 नहीं आएगा। अगर ये आ जाए तो फिर वो संघनन अभिक्रिया नहीं होती, वो बहुलीकरण होता है। बहुलीकरण में समझाऊंगा, पहले आप ये समझिए संघनन अभिक्रियाएं। अगर ये लिख लिया है तो आइए संघनन अभिक्रियाएं समझा दूं कि संघनन अभिक्रिया की आपको पहचान कैसे करनी है, किस तरीके से आप पहचानेंगे संघनन अभिक्रियाएं और कौन कौन सी होती है। अब ये समझिए, संघनन अभिक्रियाएं के लिए आपको नंबर 1 कैसे पहचान करनी है। नंबर 1, दो यौगिक क्या करते हैं? जुड़ते हैं। ऐसे याद करिए, दो यौगिक जुड़ते हैं, पहला बात। नंबर दूसरा अणु, छोटे छोटे अणु बनते हैं किस चीज के? या तो जल बनेगा या अमोनिया का अणु बनेगा या एल्कोहल बनेगा। दूसरी कंडीशन ये होती है। और बंध कौन सा होता है? कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ या कार्बन नाइट्रोजन से, ठीक है। और एक बड़ा अणु बनेगा, एक बड़ा अणु बनता है। तो ये संघनन अभिक्रिया की पूरी पहचान होती है। जब मैं अभी रिएक्शन कराऊंगा तो ये सारी बातें उसमें दिखाऊंगा आपको। तो ये तो बात आपकी समझ में आ गई, संघनन अभिक्रिया के लिए ये बातें जरूरी होती है। अब ये देखिए, सवाल ये है कि संघनन अभिक्रिया कितने तरह की होती है, संघनन अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। तो आइए समझाऊं, संघनन अभिक्रिया दो तरह की होती है। कौन कौन सी आप समझिए, लिख लेते हैं। संघनन अभिक्रियाओं के प्रकार, संघनन अभिक्रियाओं के प्रकार। अब संघनन अभिक्रियाएं दो तरह की होती है, ये आपको पता हो। नंबर एक अंतर अणुक संघनन। कौन सी? नंबर 1 अंतर अणुक अभिक्रिया, और दूसरी अंतः अणुक अभिक्रिया। अब दोनों में आप अंतर समझिए, दोनों में क्या अंतर होता है देखिए। जो अंतर अणुक अभिक्रिया होती है, यानी कि इंटरमोलिकुलर कंडेंसेशन, इसे क्या कहते हैं? इंटर मोलिक्यूल कंडेंसेशन, ठीक है ना, ये वाली अभिक्रिया। अब ये समझिए कौन सी होती है। जब दो जो तत्व जुड़ते हैं, दो यौगिक जो जुड़ रहे हैं, ये जो दो यौगिक जुड़ रहे हैं, अलग अलग यौगिक अगर लिए हुए आपने, मतलब चाहे एल्डिहाइड एल्डिहाइड ले लो, दो यौगिकों के बीच में अगर होती है और इनके अणु आपस में, इनके अणु जुड़ते हैं, जो ये दो यौगिक आपने लिए हैं, इनके जो अणु आपस में जुड़ते हैं, तो
तब एक संकीर्ण यौगिक जो बनता है यही अभिक्रिया कहलाती है अंतर अणुक अभिक्रिया। अब ये जो दोनों अणु आपने लिए, दोनों जो यौगिक आपने लिए, ये एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो यही अभिक्रिया कहलाती है अंतर अणुक अभिक्रिया। आपके कोर्स में यही है। अब अंत भी समझिए, इसमें क्या होता है, इसमें एक अणु जो एक यौगिक होता है वो ही उसके अणु आपस में ही मिलते हैं, एक ही यौगिक के अणु आपस में ही मिलते हैं और जब जाके एक दूसरा यौगिक बनता है। और ये जो यौगिक बनेगा ये साइक्लिक होगा, साइक्लिक यानी कि बंद श्रृंखला वाला बनेगा। ये एक ही अणुओं के मध्य अगर अणुओं का मिलते हैं, एक ही तत्व एक ही यौगिक के अंदर अगर दोनों अणु मिलते हैं तब इसे कहते हैं अंतर अणुक अभिक्रिया। इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो एक से ज्यादा होता है। जब क्रिया समझाऊंगा तब आपकी समझ में आएगा। चलिए एक अभिक्रिया भी एक उदाहरण देके समझा दूं। उदाहरण समझिए इसका, ये लिया मैंने CH3COOH, एक एसिटिक अम्ल लिया और इसकी अभिक्रिया करा दी एथिल अल्कोहल से HOC2H5, ये करा दी। अब जब ये दोनों मिले, अब यहां ध्यान दीजिए, ये दोनों मिले तो अब देखिए हुआ क्या, यहां से OH और यहां से H, ये निकल गया। तो अभी मैंने बताया था ना जल का एक अणु निकल गया। अब ये आपस में मिले CH3COOC2H5, एस्टर बन गया, ये बना एस्टर, एथिल एसीटेट। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाई, अंतर अणुक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दो अणुओं ने दो यौगिकों ने भाग लिया, एक एसिटिक अम्ल ने एक एथिल अल्कोहल ने, दो अणुओं ने भाग लिया, इसलिए ये अभिक्रिया कहलाई अंतर अणुक अभिक्रिया। अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये दोनों अणु एक जैसे भी हो सकते हैं लेकिन यौगिक हो दो ही, और इनके अणु आपस में क्रिया करते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गया संगणन अभिक्रिया के लिए। ये एस्टर बनने की विधि भी है। अब अंत अणु भी देखिए, अंत अणु का उदाहरण अगर मैं ले लो, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं कोई भी, ये देखे CH2 का होल 4, 4 बार CH2 ऐसे ले लीजिए और COOH। देखिए मैंने इसमें पहले ही बताया था एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह आते हैं। देखिए 2 बार आया ना COOH। तो अब जब ये इसके अणु आपस में ही क्रिया कर जाते हैं, कैसे ये भी देखिए। यहां से ये हाइड्रोजन का अणु और इधर से ये OH का अणु, ये जल बाहर हो जाएगा, जल का अणु बाहर हो जाएगा, H और OH का अणु। अब क्या बचा, क्या बनेगा, देखिए ये जो CH2 4 बार था ना, ऐसे लिख दीजिए CH2 और CO, ऐसे CH2 ऐसे ही नीचे भी CH2 CO और ये बनेगा O N, और ये आपस में मिल जाएंगे। देखिए चक्रीय यौगिक बन गया। अभी आप इसको देखिए, देखिए चक्रीय यौगिक बन गया। फिर से समझिए, ये जो दो क्रियात्मक समूह वाला यौगिक लिया था हमने, इनके दोनों अणुओं ने आपस में ही एक दूसरे से क्रिया की और जल के रूप में बाहर हो गए और ये आपस में मिल गए। CH2 का होल 4 यानी कि 4 बार, 4 बार है ना, ये देखो 1 2 3 4, चारों के चारों ये रहे, और ये बचा यहां से देखो CO ये रहा, और एक CO ये रहा, दोनों CO ये आ गया, और ये जो O बचा वो ये रहा। तो ये एनहाइड्राइड बनता है, तो चक्रीय यौगिक बनता है, क्योंकि ये एक ही यौगिक के मध्य हुई है, एक ही यौगिक से हुई है ये अभिक्रिया, इसलिए इसे अंतर अणुक अभिक्रिया कहते हैं। और ये अलग अलग यौगिकों के मध्य हुई है, इसलिए इसे अंतर अणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये संगणन अभिक्रिया ये आपकी समझ में आई होगी। अब देखते हैं मुख्य संगणन अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है। आप ये पढ़िए, मुख्य संगणन अभिक्रियाएं।
जो मुख्य संगठन अभिक्रियाएं होती है आपके जो कोर्स में है, आपको उनका पता हो कि वे संगठन अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है। परेशानी जब आती है जब आप संगठन अभिक्रियाएं अलग अलग जाके पढ़ते हैं, तो फिर उनको करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो आपको कोई परेशानी ना हो उसके लिए मैं एक वर्गीकरण पूरा यहीं का यहीं बना देता हूं, और देखिए संगणन अभिक्रियाएं कितनी इजी आपके लिए हो जाएगी, और कभी भी संगणन अभिक्रिया का फिर क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने का। तो देखिए संगणन अभिक्रियाएं कौन कौन सी है जो आपको पढ़नी है, आपके कोर्स में है। ये देखिए, ये संगणन अभिक्रियाओं का डायग्राम आप बना के रखिए। सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे बाह्य संगणन। बाह्य संगणन, बाह्य संगणन इस तरीके का संगणन होता है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ता है। कार्बन का अणु नाइट्रोजन के अणु से जुड़ता है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य बॉन्ड बनता है। वो चाहे डबल बॉन्ड बने चाहे सिंगल, कोई सा भी बॉन्ड, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बंध बनाने वाले जो संगणन होता है। संगणन तो आपको पता ही चल गया था, दो यौगिकों का जुड़कर मिलकर एक बड़ा संकीर्ण यौगिक बनना और साथ के साथ एक छोटा अणु भी बाहर निकलना, ये संगणन था। अब आप समझिए बाह्य संगणन, ये भी पता हो बाह्य संगणन कौन कौन से तत्व दिखाते हैं और किससे करते हैं। बाह्य संगणन में आप क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किसको कहते हैं ये भी पता हो, RCHO, ये एल्डिहाइड होता है। CHO ग्रुप जिस एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं। एक तो एल्डिहाइड बाह्य संगणन दिखाता है। दूसरा जो तत्व होता है वो होता है कीटोन। कीटोन इसे कहते हैं RCOR। दो एल्किल ग्रुप के बीच में जब CO ग्रुप आता है उसे कीटोन कहते हैं। कीटोन भी बाह्य संगणन करता है। और तीसरा जो तत्व होता है बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड जो आपके कोर्स में है, मैं उन्हीं को लिख रहा हूं। बेंजेल्डिहाइड जिसका सूत्र होता है C6H5CHO, ये बेंजेल्डिहाइड होता है। ये तीनों के तीनों तत्व बाह्य संगणन करते हैं। अब बाह्य संगणन कौन कौन से तत्वों से आप जो आपके कोर्स में है दिखाएंगे, ये इसकी कैटेगरी बांट देते हैं। 4 तत्वों के नाम याद रखना। नंबर 1 हाइड्रॉक्सिल एमीन, NH2OH NH2, इसे कहते हैं हाइड्रॉक्सिल एमीन। नाम लिखते चले, NH2OH। तो एल्डिहाइड भी NH2OH से क्रिया करता है, कीटोन भी और बेंजेल्डिहाइड भी। तीनों के तीनों आपके कोर्स में अभिक्रियाएं हैं, और एल्डिहाइड भी, कीटोन भी और बेंजेल्डिहाइड भी हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया करते हैं और ऑक्सिम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्सिम। अभिक्रिया करके दिखाएंगे तब देखना। अब समझिए। अब नंबर 2 हाइड्रॉक्सिल एमीन के बाद हाइड्रोजीन NH2NH2, यह है हाइड्रोजीन। नाम लिखते चले हाइड्रोजीन। तो तीनों के तीनों तत्व हाइड्रोजीन से जब अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजोन बनता है। हाइड्रोजोन, ये सभी स्टूडेंट्स को पता हो। ये डायग्राम अगर आप दिमाग में बिठा लेंगे फिर संगणन अभिक्रियाएं कभी गलत नहीं होने की। नंबर 3 जो तत्व संगणन अभिक्रियाएं करता है वो है फेनिल हाइड्रोजीन C6H5NH2, इसे कहते हैं फेनिल हाइड्रोजीन, और बनता है फेनिल हाइड्रोजोन। फेनिल हाइड्रोजोन, ठीक है, ये भी आपकी समझ में आ गया। इसके बाद नंबर 4 जो तत्व रहेगा ये होता है सेमी कार्बेजाइड। नाम लिखिए, सेमी कार्बेजाइड। इसका जो सूत्र होता है ये होता है NH2NH
CONH2। ये होता है सेमी कार्बेजाइड। चारों की चारों तत्वों की अभिक्रिया आप एल्डिहाइड, कीटोन और बेंजील्डिहाइड से करा सकते हैं। देखने में लगता है कि बहुत हार्ड अभिक्रिया है, लेकिन कुछ हार्ड नहीं है। जब मैं समझाऊंगा इस संघनन को तो आपकी समझ में आ जाएगा भाई ये संघनन होता क्या है और क्या बनेगा। इसमें सेमी कार्बेजोन बनेगा, सेमी कार्बेजोन। तो पहला संघनन आप पढ़ेंगे इसमें बाह्य संघनन। पहला संघनन आपको देखने का मिलेगा बाह्य संघनन। इसके बाद जो संघनन आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट संघनन है, उसको भी समझिए। नंबर 2 जो संघनन है वो होता है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन लगातार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है एल्डोल संघनन। अब एल्डोल संघनन कौन कौन से तत्व करते हैं ये भी आपको पता हो। एल्डोल संघनन जो होता है वो भी एल्डिहाइड और कीटोन कहते हैं। और कौन से एल्डिहाइड? जिन पे अल्फा हाइड्रोजन, जिन एल्डिहाइडों के पास या जिन कीटोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होती है वे एल्डिहाइड एल्डोल संघनन कहते हैं। यानी कि करते कौन है? एल्डिहाइड। और दूसरा कीटोन, कीटोन ये भी एल्डोल संघनन दिखाते हैं, लेकिन इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन हो। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है ये मैं अभिक्रिया में आपको बताऊंगा। तो जिन एल्डिहाइडों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती वे एल्डोल संघनन नहीं करते। कहने का मतलब है फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल संघनन नहीं करता। इसके बाद ये एल्डोल संघनन होता कैसे है ये भी आप समझिए। एल्डोल संघनन में क्या होता है ये समझिए। जो एल्डिहाइड का अणु है, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड के अणु से जुड़ सकता है। एल्डिहाइड का अणु एल्डिहाइड के अणु से जुड़ता है पहली बार। और ये दोनों एल्डिहाइड के अणु जो होते हैं, यौगिक जो होते हैं, ये जब जुड़ते हैं ये एक जैसे भी एल्डिहाइड हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। दोनों एल्डिहाइड एक जैसे भी, चाहे एसिटेल्डिहाइड को एसिटेल्डिहाइड से जोड़िए ऐसे, या अलग अलग भी हो सकते हैं एल्डिहाइड के अणु। एसिटेल्डिहाइड को प्रोपेल्डिहाइड के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एल्डोल संघनन में एल्डिहाइड का यौगिक एल्डिहाइड के यौगिक से जुड़ जाता है। इसी तरीके से कीटोन का अणु कीटोन से जुड़ता है। कीटोन का अणु कीटोन से जुड़ता है और ये भी अल्फा कीटोन होनी चाहिए। ये भी कैसी होती है? अल्फा कीटोन। इसके बाद ये एल्डोल संघनन जो होता है इसमें कीटोन और एल्डिहाइड दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। कीटोन का अणु भी और एल्डिहाइड का, ये एल्डोल संघनन होता है। कीटोन का यौगिक एल्डिहाइड का यौगिक दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। दोनों के अणु आपस में जुड़कर एल्डोल संघनन देते हैं। तो इस तरीके से एल्डोल संघनन की अभिक्रिया भी आप इसमें पढ़ेंगे। तीसरा जो संघनन होता है, अब आप समझिए तीसरा संघनन। एल्डोल के बाद आप इसमें पढ़ेंगे बेंजोइन संघनन। तीसरा बेंजोइन संघनन। इस वाले संघनन में करना क्या है ये देखिए। इसमें बेंजेल्डिहाइड का अणु बेंजेल्डिहाइड से ही जुड़ता है। बेंजेल्डिहाइड का अणु बेंजेल्डिहाइड के अणु से जुड़ता है और अल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में, दोनों बेंजोल्डिहाइड के अणु यानी कि RCHO, ये C6H5CHO ये होता है बेंजेल्डिहाइड। दोनों यौगिक आपस में जुड़ेंगे तो इस संघनन को कहेगा बेंजोइक संघनन, जब बेंजेल्डिहाइड के दो यौगिक आपस में जुड़ते हैं। इसके बाद आप इसमें एक पढ़ेंगे कलेजन संघनन।
संघनन। कलेजन संघनन में क्या होता है, जो एस्टर के अणु होते हैं, इसमें भी अल्फा एस्टर ही होती है। एस्टर के अणु, जो एस्टर होती है, एस्टर किसे कहते हैं, जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में COO आ जाए क्रियात्मक समूह, ये एस्टर होती है। तो एस्टर के अणु भी तीन तरीके से जुड़ सकते हैं। जैसे एस्टर का अणु एस्टर से जुड़ सकता है, एस्टर का अणु या एस्टर के यौगिक से जुड़ते हैं। ये एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इसके बाद एस्टर का अणु कीटोन से भी जुड़ सकता है। इसमें एस्टर का अणु कीटोन से भी जुड़ सकता है, तब इसे कहेंगे कलेजन संघनन। अब कलेजन संघनन में कौन से दो यौगिक जुड़ते हैं, एस्टर। जुड़ने का तरीका अगर मैं बता दूंगा तो सारे संघनन आपकी समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आप संघनन देखो आपके कोर्स में कौन कौन से हैं। इसके बाद जो लास्ट संघनन आपको पढ़ना है इसमें, डार्जेंस। डार्जेंस संघनन या डार्जेंस अभिक्रिया के नाम से भी यह अभिक्रिया पूछी जाती है। डार्जेन संघनन, इसमें देखिए करना क्या है। डार्जेन संघनन में, डार्जेन संघनन में अब आप समझिए डार्जेन संघनन में होता क्या है। आप डार्जेन संघनन को समझिए। डार्जेन संघनन में जो अल्फा हाइड्रोजन एस्टर होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन हेलो एस्टर, याद रखना हेलो एस्टर, यानी कि इसमें कोई हेलोजन, जिन एस्टर के अणु पे हेलोजन का कोई अणु जुड़ा होता है उसे अल्फा एस्टर कहते हैं। जो अल्फा हाइड्रोजन हेलो एस्टर होते हैं वे जुड़ते हैं कीटोन के द्वारा, कीटोन से या एल्डिहाइड से, कीटोन से या एल्डिहाइड से जुड़ते हैं, तब इसको हम कहेंगे डार्जेंस संघनन। इस तरीके से ये पांचों के पांचों संघनन आप देखिए कौन कौन से हैं, मैं आपको बता दूं। ये देखिए, सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे बाह्य संघनन। ये देखिए